हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन पॉलिटिकल साइंस क्लास। बच्चों, आज हम अपने बीए बीएड सेकेंड ईयर का जो पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर है उसका यूनिट फोर्थ है। यूनिट फोर्थ का जो है पार्ट 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। टॉपिक 1 का पार्ट 2। इससे पहले के वीडियो में बच्चों मैंने आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो प्रथम जो सदन था हाउस ऑफ कॉमन, उसके संगठन, कार्य और शक्तियों के बारे में बताया था। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो दूसरा सदन है लॉर्ड सभा, उसके संगठन, कार्य और शक्तियों के बारे में बताऊंगी। बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है कि ब्रिटिश जो पार्लियामेंट या ब्रिटिश जो संसद है ये दो सदनों से मिलकर के बनी होती है, हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन। दोनों जो है ये दोनों सदनों से मिल कर के जो है वो ब्रिटिश संसद जो है उसका जो है वो गठन किया जाता है। तो ब्रिटेन की जो संसद है बच्चों, ये विश्व की सबसे प्राचीन संसद है या इसको सबसे प्राचीन संसद कहा जाता है वर्ल्ड की। और यह द्विसदनात्मक व्यवस्था भी का यानी ब्रिटेन की जो संसद है ये एक तरह से द्विसदनात्मक है, यानी इसमें दो सदन है। द्विसदनात्मक का मतलब इसमें दो सदन होते हैं। और ब्रिटिश संसद के जो है वो दो सदन हैं तथा संसद के उच्च जो सदन होता है उसको लॉर्ड सभा कहा जाता है। यानी लॉर्ड सभा जो है ये उच्च सदन है और इसका जो निचला सदन होता है उसको कॉमन सभा कहते हैं। लॉर्ड सभा के जो सदस्य होते हैं बच्चों, ये धनी वर्ग या उच्च वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं, यानी इनको पूंजीपति जो है वर्ग का ये जो है वो सदन होता है। और यह एक प्रकार से वंशानुगत या इसको पितृक सदन है वो भी कहते हैं। यानी यह लॉर्ड सभा जो है वो एक प्रकार से वंशानुगत सदन होता है। इसे ब्रिटेन के निवासियों की जो है वो रूढ़िवादी प्रवृत्ति का प्रतीक भी कहा जाता है लॉर्ड सभा को। बच्चों, ब्रिटेन की लॉर्ड सभा जो है उसका संगठन जो है वो लॉर्ड सभा का जो सदस्य संख्या है वो निश्चित नहीं है। यानी इसका संगठन जो है उसके बारे में हम ये कहेंगे कि इसकी जो सदस्य संख्या है वो निश्चित नहीं है लॉर्ड सभा की। क्योंकि यह एक वंशानुगत सदन होता है और इसके जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या जो है वो जन्म और मृत्यु से घटती रहती है। लॉर्ड सभा के सदस्यों को बच्चों तीन जो वर्ग है उसमें बांटा गया या विभक्त किया गया है: आध्यात्मिक लॉर्ड, पितृक पीयर और आजीवन पीयर। आध्यात्मिक जो लॉर्ड है इस वर्ग में बच्चों 26 मेंबर होते हैं, यानी इस वर्ग में 26 सदस्य होते हैं। और ये 26 सदस्य जो है होते हैं ये बड़े गिरजाघरों के पादरी और बिशप होते हैं। और प्राय ये देखा जाता है कि ये लॉर्ड सभा की जो कार्यवाही होती है उस कार्यवाही में बहुत ही कम भाग लेते हैं। दूसरे प्रकार के जो है वो है पितृक पीयर या वंशानुगत जो है इसको कहा जाता है। दिसंबर 1999 में 1999 में एक अधिनियम पारित हुआ था। उस अधिनियम के अनुसार जो वंशानुगत जो ये पीयर है या पितृक जो पीयर है इसकी बच्चों 3 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी में जो है वो दलीय साथी पीयरों से जो निर्वाचित किए जाने वाले मेंबर होते थे वो इसमें आते हैं। और दूसरे प्रकार के जो होते हैं उसमें ऐसे पदाधिकारी होते हैं जिन्हें कि संपूर्ण सदन निर्वाचित करता है। और जो तीसरे प्रकार की जो है वो उसमें वर्तमान राजघरानों के जो सदस्य होते हैं उस सदस्य के रूप में 75 निर्वाचित दलीय सदस्य और 16 जो पदाधिकारी हैं वो सदस्य इसमें होते हैं। अब तीसरे प्रकार का जो है वो है आजीवन पीयर। आजीवन जो पीयर है उसमें बच्चों इस श्रेणी के जो पीयर थे वो 1958 का आजीवन पीयरेज एक एक्ट है, उस एक्ट के अंतर्गत ही ये पीयर बनाए जाते थे। और ये जो मेंबर होते थे या सदस्य होते थे आजीवन पीयर के, ये ख्याति प्राप्त और अनुभवी व्यक्ति हुआ करते थे। इन व्यक्तियों के आजीवन सदस्य जो है या इन्हीं व्यक्तियों को जो है वो आजीवन मेंबर है वो बना दिया जाता था। और इस श्रेणी में ऐसा कहा जाता है कि स्त्रियां जो है वो भी सदस्य बन सकती थी। यानी आजीवन जो पीयर है इसमें स्त्रियां जो थी वो भी इसकी सदस्य या मेंबर बन सकती थी। अब अपन लेंगे लॉर्ड सभा का स्पीकर या अध्यक्ष। लॉर्ड सभा का जो स्पीकर होता है ये बच्चों वर्ष 2005 तक, यानी ब्रिटेन में वर्ष जो है वो 2005 तक जो है वो ये व्यवस्था थी कि सम्राट के द्वारा जो है नियुक्त लॉर्ड चांसलर है वही लॉर्ड सभा की अध्यक्षता करता
था, यानी सम्राट के द्वारा। ब्रिटेन में बच्चों 2005 तक ये सिस्टम था या ये व्यवस्था की गई कि सम्राट या राजा के द्वारा नियुक्त जो लॉर्ड चांसलर हुआ करता था वही लॉर्ड सभा की, इस लॉर्ड सभा है उसकी अध्यक्षता करता था। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट है 2005 उसके अनुसार जब लॉर्ड चांसलर लॉर्ड सभा की अध्यक्षता नहीं करता, लॉर्ड सभा की अध्यक्षता के लिए अब स्पीकर पद की जो व्यवस्था है वो की गई और कॉमन सभा का जो अध्यक्ष है उसी के समान ही लॉर्ड सभा का अध्यक्ष भी निर्वाचित किया जाता है, लेकिन मनोनीत नहीं होता, उसको निर्वाचित किया जाता है। लॉर्ड चांसलर, लॉर्ड का चांसलर। बच्चों लॉर्ड सभा का जो सबसे प्रमुख अधिकारी होता है वो लॉर्ड चांसलर होता है। वह इस सदन का सभापति होता है और वह मंत्रिमंडल का सदस्य भी होता है, यानी जो लॉर्ड चांसलर है वो लॉर्ड सभा का क्या होता है, सभापति होता है और वह मंत्रिमंडल का सदस्य भी होता है तथा उसकी जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री के परामर्श से सम्राट या राजा है उसके द्वारा की जाती है तथा वह अपनी विशिष्ट जो गद्दी है उस पर बैठ करके लॉर्ड सभा की जो कार्यवाहियाँ होती है उन कार्यवाहियों का जो मार्ग है वो निर्देशन करने का करता है या उनको जो है वो जो भी कार्यवाहियाँ हैं उस कार्यवाहियों के बारे में जो है उसको दिशा निर्देश उनको करता है कि ये काम करें, ऐसे करें। उसकी जो शक्तियाँ हैं वो अलग अलग प्रकार की, यानी विविध प्रकार को जो है उसको शक्तियाँ प्राप्त है। पर कॉमन सभा का जो अध्यक्ष होता है उसकी शक्तियों के समक्ष अगर हम देखें तो उसकी जो शक्तियाँ हैं वो नगण्य हैं। लॉर्ड चांसलर को निर्णायक मत देने का अधिकार बच्चों प्राप्त नहीं है, यानी लॉर्ड जो चांसलर है वो कोई भी निर्णायक मत है वो नहीं दे सकता क्योंकि उसे ये अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके सदस्यगण जो होते हैं वो भाषण देते हैं और भाषण जो है वो देते समय सभापति है उसको भी संबोधित नहीं करते, यानी इसके जो मेंबर होंगे वो भाषण देते समय सभापति को जो है वो संबोधित नहीं कर सकते, बल्कि माय लॉर्ड्स जो है वो कहकर सदस्यों को संबोधित करते हैं। अब अपन लेंगे इसकी गणपूर्ति या कोरम। बच्चों लॉर्ड सभा के अधिकांश जो सदस्य होते हैं वो सक्रिय नहीं होते। लॉर्ड सभा की गणपूर्ति जो है वह 3 सदस्यों से ही हो जाती है, लेकिन किसी भी विधेयक को पारित कराने के लिए कम से कम जो है उसे 30 सदस्यों की उपस्थिति है वो अवश्य उसमें होनी चाहिए और सप्ताह में यानी एक वीक में जो है वो 3 से लेकर 4 बार 1-2 घंटे के लिए जो है वो लॉर्ड सभा की बैठकें भी होती हैं। अब अपन लेंगे लॉर्ड सभा के सदस्यों के विशेषाधिकार की। लॉर्ड सभा के जो मेंबर हैं उनको कौन कौन से विशेषाधिकार जो हैं वो प्राप्त हैं। बच्चों इसके सभी जो सदस्य होते हैं उस सदस्यों को जो है वो भाषण देने की स्वतंत्रता है वो प्राप्त है, यानी ये जो है वो भाषण दे सकते हैं, इनको भाषण देने की स्वतंत्रता प्राप्त है और सदन में जो है वो सरकार की जो है वो कड़ी से कड़ी ये आलोचना भी कर सकते हैं, ये भी इनको अधिकार दिया गया है और ऐसा करने के विरुद्ध उन पर जो है वो कोई मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता है। दूसरा जो है उसका विशेष अधिकार यह है कि ये सदन के अधिवेशन काल में जो है उनको बंदी भी नहीं बनाया जा सकता है और सभी लॉर्ड जो हैं उसको सम्राट से व्यक्तिगत रूप से मिलने एवं सार्वजनिक प्रश्नों पर बातचीत करने का भी इनको अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट जो इसका विशेषाधिकार है वो यह है कि इसके सदस्यों को महाभियोग सुनने का भी अधिकार है, यानी महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसका सुनने का भी इनको अधिकार दिया गया। लॉर्ड सभा के सदस्य के नाते उन्हें जो है वो सभी संसदीय विशेषाधिकार जो है वो प्राप्त होते हैं। लॉर्ड सभा जो है वो ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में भी बच्चों काम करती है। तो ये थी लॉर्ड सभा है के जो सदस्य होते हैं उनके विशेषाधिकार। एग्ज़ाम में जो है शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है कि जो है वो लॉर्ड सभा का चांसलर क्या है उसके बारे में बताइए, लॉर्ड सभा जो का स्पीकर है उसका क्या जो है वो काम करता है या उसका जो है वो किस प्रकार से गठन किया जाता है या उसका निर्वाचन किया जाता है, उसके जो लॉर्ड सभा के सदस्यों के विशेष अधिकार कौन से हैं और कौन कौन से जो लॉर्ड सभा का गठन है वो उसको संगठन है या लॉर्ड सभा को कितने वर्गों में विभाजित है वो किया गया है, तो 3 वर्गों में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट अपन लेंगे लॉर्ड सभा के कार्य और शक्तियाँ। उसमें सबसे पहले आएगा विधायी शक्तियाँ और उसके कार्य। बच्चों
सन 1911 से पहले लॉर्ड सभा को अवित्तीय शक्तियाँ जो थी वो प्राप्त थी और वह किसी भी जो साधारण विधेयक है उसको विधेयक के लिए या उसे पास करने के लिए साधारण विधेयक को यह ज़रूरी था कि वह विधेयक जो है वो दोनों सदनों यानी लॉर्ड सभा और कॉमन सभा है उन दोनों सदनों के द्वारा जो है वह विधेयक पारित होना चाहिए। लेकिन सन 1911 और 1949 का जो अधिनियम है उसने इस स्थिति को ही बदल दिया और 1911 के अधिनियम के अनुसार कॉमन जो सभा है उसके द्वारा साधारण विधेयकों को लॉर्ड सभा केवल 2 वर्ष की देरी जो है वो कर सकती थी या देरी लगा सकती थी और सन 1949 का जो एक्ट है उसके द्वारा इस अवधि को जो है वो 1 वर्ष कर दी गई, यानी यह अवधि जो थी वो 1 वर्ष कर दी गई और 1 वर्ष की अवधि के बाद जो लॉर्ड सभा है उसके द्वारा अस्वीकृत विधेयक जो है वो पारित माना जाता था। अब अपन लेंगे उसके परामर्श संबंधी काम। बच्चों, जब कॉमन सभा का विघटन हो जाता है तथा कैबिनेट अपना त्यागपत्र दे देता है तो राजा जो है उसको परामर्श की जो ज़रूरत है या आवश्यकता होती थी और यदि ऐसी स्थिति आ जाए तो राजा लॉर्ड सभा से परामर्श ले सकता है। क्योंकि उनको परामर्श संबंधी जो शक्तियाँ हैं वो प्राप्त हैं। नेक्स्ट है वित्तीय कार्य और शक्तियाँ। बच्चों, धन विधेयक जो है वो सबसे पहले कॉमन सभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। कॉमन सभा से जब ये विधेयक पारित हो जाता है तो उसके बाद उसको लॉर्ड सभा में प्रस्तुत किया जाता है या पेश किया जाता है। इस प्रकार से अगर देखें तो वित्तीय जो क्षेत्र है उसमें लॉर्ड सभा की शक्तियाँ नहीं की समान है और लॉर्ड सभा में न तो धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है और न ही उसमें जो है वो संशोधन किया जा सकता है। 1 माह की अवधि समाप्त हो जाने पर विधेयक जो था वो कानून बन जाता और 1 माह से अधिक देरी करने पर विधेयक को राजा की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता। इस प्रकार से लॉर्ड सभा है उसको धन विधेयक को 1 माह तक रोकने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट उसकी शक्ति है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। लॉर्ड सभा मंत्रिमंडल को भंग नहीं कर सकती है। मंत्रिमंडल को केवल कॉमन सभा जो है वो ही अपदस्थ कर सकती है। मंत्रिमंडल कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन लॉर्ड सभा के जो सदस्य होते हैं उसको मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त होता है। लॉर्ड सभा वाद विवाद के द्वारा भी मंत्रिमंडल को प्रभावित कर सकती है, यानी लॉर्ड सभा जो है वो मंत्रिमंडल को भंग नहीं कर सकती और मंत्रिमंडल जो है वो केवल कॉमन सभा को ही अपदस्थ कर सकती है। मंत्रिमंडल कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन लॉर्ड सभा के सदस्यों को मंत्रियों से प्रश्न पूछने का बच्चों अधिकार प्राप्त है। लॉर्ड सभा जो है वो वाद विवाद के द्वारा भी मंत्रिमंडल को प्रभावित कर सकती है। तो ये थी उसकी कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। नेक्स्ट है उसकी न्यायिक कार्य या शक्तियाँ। बच्चों, इस क्षेत्र में लॉर्ड सभा को बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है जो कि कॉमन सभा को नहीं दी गई है या उसे प्राप्त नहीं है। लॉर्ड सभा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय, यानी लॉर्ड सभा जो है उसको सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय भी कहा जाता है, लेकिन सभी लॉर्ड यह कार्य नहीं करते हैं। यह कार्य केवल 9 न्यायिक लॉर्ड है उसी के द्वारा ही किया जाता है। जब लॉर्ड सभा सर्वोच्च न्यायालय की तरह काम करती है बच्चों, तो इसका अध्यक्ष जो है वो लॉर्ड चांसलर होता है। अब अपन लेंगे लॉर्ड सभा की आलोचना। बच्चों, लॉर्ड सभा जो है उसकी आलोचकों के द्वारा आलोचना भी की गई है। सबसे पहली उसकी यह कहकर आलोचना की जाती है कि यह अप्रजातांत्रिक सदन है, यानी यह एक निर्वाचित सदन न होकर के वंशानुगत आधार पर गठित किया हुआ सदन होता है और इसकी जो सदस्यता है उसी के आधार जो है वो योग्यता, यानी इसकी जो सदस्यता का जो आधार है वो योग्यता न होकर के उत्तराधिकार होता है और यह समाज के प्रत्येक वर्ग को जो है वो प्रतिनिधित्व नहीं करता, यानी यह समाज का जो है वो हर वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इसीलिए जो है इसको अप्रजातांत्रिक सदन कहा जाता है। दूसरा, इसकी यह कहकर आलोचना की गई है कि यह पूंजीपतियों का गढ़ है या धनिक वर्गों का गढ़ है। बच्चों, इसको जो है उच्च वर्ग के व्यक्तियों को ही यह जो है प्राप्त
प्राप्त या प्रदान की जाती है, यानी यह उच्च वर्ग के जो व्यक्तियों को ही है वो प्रदान की जाती है इसकी सदस्यता, यानी धनिक वर्ग के जो लोग हैं उसी को ही इसकी सदस्यता प्राप्त है। नेक्स्ट जो है उसकी यह कहकर आलोचना की है कि इसके जो सदस्य होते हैं वो उदासीन होते हैं, यानी सदस्यों की उदासीनता। बच्चों, इसके सदस्य जो होते हैं वो कार्यों में रुचि नहीं लेते हैं, कामकाज में, सदन की कार्यवाही में रुचि नहीं लेते हैं। साधारणतः इसकी जो बैठकें होती है उसमें 50 से अधिक सदस्य ही उपस्थित नहीं होते हैं, इसलिए जो है इसके सदस्यों में जो है वो उदासीनता पाई जाती है। नेक्स्ट है इसकी दोषपूर्ण प्रक्रिया। लॉर्ड सभा की गणपूर्ति जो है बच्चों वो 3 है और इसमें अनुशासन जो है उसकी बहुत ही कमी पाई जाती है। इसके अध्यक्ष को अनुशासन भंग करने वाले सदस्यों को दंड देने का भी अधिकार प्राप्त नहीं है, इसीलिए जो है इस कहा जाता है कि यह एक दोषपूर्ण प्रक्रिया है। नेक्स्ट यह कहकर आलोचना होती है इसकी कि यह शक्तिहीन सदन है। बच्चों, लॉर्ड सभा गैर वित्तीय विधेयकों को 1 वर्ष और जो वित्तीय विधेयक होते हैं उनको केवल 1 माह की देरी जो है वो कर सकता है, या 1 माह तक उसको पर जो है वो देरी कर सकता है और उन्हें समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन जो है उनको वो विधेयकों को समाप्त नहीं कर सकता है, देरी कर सकता है पर समाप्त नहीं कर सकता। लॉर्ड सभा का कार्यकाल जो है उस पर भी अब कोई नियंत्रण विशेष नहीं रह गया, यानी लॉर्ड सभा जो है उसका कार्यपालिका पर भी जो है कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि मंत्रिमंडल जो है वो कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लॉर्ड सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, इसलिए ये कहा जाता है कि ये शक्तिहीन सदन है। अब अपन लेंगे लॉर्ड सभा की उपयोगिता। लॉर्ड सभा की आलोचना के बाद में जो है उसकी उपयोगिता है, इसकी आलोचना इतनी जो है इसमें कमियां होते हुए भी बच्चों इसकी कुछ उपयोगिता भी बनी हुई है। सबसे पहली जो उपयोगिता है वो यह है कि निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाना। बच्चों, कॉमन सभा के जो अधिकांश सदस्य होते हैं उनको कानून का जो ज्ञान है बहुत ही सीमित मात्रा में ही होता है, और क्योंकि ये जनता के प्रतिनिधि होते हैं इसी कारण उनकी जो यह प्रवृत्ति या उनका जो यह स्वभाव रहता है कि उनके कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए जो है वो व्यवस्थापन का जो काम है वो जल्दी हो या शीघ्र हो, इसके लिए वे कानून निर्माण में जो है वो जोश और जल्दबाजी जो है ये ज़्यादा करते हैं, और इस प्रकार से ये जो है वो व्यवस्थापन के जो दोष होते हैं उनको दूर करने के लिए उस पर कोई जो है दूसरे सदन का नियंत्रण भी ये आवश्यक नहीं होता, उस पर कोई दूसरा जो सदन है उसका नियंत्रण इस पर जो उसका आवश्यक नहीं होता है। इसी कारण से लॉर्ड सभा जो है वो इस उद्देश्य को पूरा करती है। नेक्स्ट जो है उसकी उपयोगिता यह है कि विधेयकों पर जो है वो पुनर्विचार, यानी कॉमन सभा जो है उसके द्वारा जो विधेयक होते हैं उस पर ये पुनर्विचार करना। व्यवस्थापिका का जो सदन है उसके रूप में लॉर्ड सभा बच्चों कुछ लाभदायक जो है वो काम भी करती है, तथा यह कहा जाता है कि 1918 की जो ब्राइस समिति की रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग लॉर्ड सभा का ये मुख्य काम हो गया था, या मुख्य कार्य यह हो गया था कि वह कॉमन सभा के द्वारा कोई भी पारित विधेयकों का परीक्षण करेगी और उनके गुण और दोष जो भी होंगे उस विधेयक के, उन विधेयकों के गुण दोषों पर जो है वो विचार करेंगी। और इसी का कारण यह था, यानी इन सब का कारण जो है वो यह था कि कॉमन सभा के जो पास है वो काम ज़्यादा रहता है और समय जो है वो कम होता है। नेक्स्ट है सभी वर्गों की प्रतिनिधि जो है वो संस्था। कॉमन सभा बच्चों कॉमन सभा के जो भी सदस्य होते हैं ये बहुमत के आधार पर निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार से अल्पमत का जो है वो उसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। लॉर्ड सभा देश के विशिष्ट स्वार्थों और वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करके इस कमी को पूरा करती है। नेक्स्ट है लोकतंत्र की सुरक्षा। बच्चों, लॉर्ड सभा लोकतंत्र को जीवित रखने और सशक्त रखने के लिए जो है वो आवश्यक है, तो इस प्रकार से जो है ये भी इसकी उपयोगिता बनी हुई है। नेक्स्ट है जनमत को प्रभावित करना। कॉमन सभा का जो वाद विवाद है वो दलगत आधार पर होता है, उनका उद्देश्य चुनाव में सीटें प्राप्त करना होता है। किसका? कॉमन सभा का। इसीलिए कॉमन सभा में जो है वो वाद विवाद का जो स्तर है वो उतना नहीं मतलब उन्नत नहीं होता जितना कि लॉर्ड सभा का, यानी जो वाद विवाद का स्तर है वो इतना ऊपर नहीं होता है जितना कि लॉर्ड सभा का होता है, क्योंकि लॉर्ड सभा का उद्देश्य चुनाव लड़ करके सीटें जो हैं वो प्राप्त करना नहीं होता है,
अपने उच्च स्तरीय वाद विवाद के कारण लॉर्ड सभा जो है वो जनमत को सरलता से प्रभावित कर लेती है। तो ये था इसकी उपयोगिता। नेक्स्ट है व्यवस्थापन में सहायक। बच्चों, ब्रिटेन में जो है वो लोक कल्याणकारी राज्य की भावना के कारण कॉमन सभा का जो है वो कानून बनाने का जो काम है ये बहुत ही अधिक बढ़ गया, और इसी कारण कॉमन सभा है वो हर विधेयक पर जो है वो पर्याप्त रूप से विचार नहीं कर पाती थी, और लॉर्ड सभा कॉमन सभा के द्वारा प्रस्तुत विधेयकों पर विचार और संशोधन करती थी। इसी कारण से जो है इसकी उपयोगिता बढ़ गई थी। तो ये था ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है उसका दूसरा सदन लॉर्ड सभा, उसका गठन, कार्य और शक्तियाँ। तो इस तरह से अपना जो 4th यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है उसका जो ब्रिटिश संसद के जो 2 सदन थे, कॉमन सभा और लॉर्ड सभा, दोनों कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो बच्चों अच्छा लगा है तो उसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।